नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंगल पे, जहां पर आपको सीएचएससी कॉमर्स और सीबीएसई कॉमर्स दोनों पढ़ाने वाला हूं। और मेरे इस चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा। उसी के साथ फेसबुक आईडी को भी फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर 2 का थर्ड वीडियो है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग? तो चलिए जानते हैं। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम कुल 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, देन एसेट और लायबिलिटीज के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंशिएट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो ट्रेडिशनल अकाउंट्स होते हैं, ब्रिटिश अकाउंट जो होते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहला टर्म अपना देख लेते हैं, क्या है वो? प्रोप्राइटर। तो क्या है ये प्रोप्राइटर? मतलब इसका मतलब ऑनर ऑफ द बिजनेस। ऑनर इससे साफ मतलब है बिजनेस का मालिक, वही होता है प्रोप्राइटर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टर्म की तरफ, कैपिटल। क्या है ये कैपिटल? तो जैसे कि मैंने इस बताया, एवरी टर्म इज इंटर रिलेटेड इन दिस अकाउंटिंग। सो जो कैपिटल है ये ऑनर ऑफ द बिजनेस, मतलब मालिक के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, उसी को बोलते हैं हम कैपिटल। जो अमाउंट कैपिटल इन्वेस्टेड होता है बिजनेस में, हम उसे कैपिटल कहते हैं। और अब हम चलते हैं अपने थर्ड अकाउंटिंग टर्म की तरफ, जो है ड्राइंग्स। अब किसी भी नॉर्मल इंसान को हम पूछें कि ड्राइंग्स भैया क्या है, तो क्या बोलेगा? ड्राइंग ड्राइंग माने चित्रकला है। ओह, क्या यार, कॉमर्स बच्चे हैं आप, कॉमर्स के बच्चे हैं। तो ड्राइंग्स नाम सुनते ही आप बोलेंगे कि जो पैसा हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। सो इंग्लिश में इसका क्या होगा? द अमाउंट यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। तो जौन सा पैसा ये प्रोप्राइटर जिसने कैपिटल में इन्वेस्ट किया था, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अगर रुपए कैपिटल से निकालता है, तो वो ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, क्लियर? समझ तो गए होंगे आप। अब चलते हैं अपने फोर्थ टर्म की तरफ। टर्म मतलब वर्ड, सिंपल सा मीनिंग है। तो अब चलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्या है ये ट्रांजेक्शन? जैसे कि हमने पता था, ट्रांजेक्शन मतलब सिंपल लेन और देन। तो अब यहाँ पे और एक टर्म जुड़ा है, बिजनेस। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रांजेक्शन, इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हाँ, तो राम जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था अपने बिजनेस में, और वही जाकर मार्केट में एक फ्रिज लेता है। एक फ्रिज लेता है, तो उस वो कुछ पैसे देता है दुकानदार को, तो वो परचेज हो गया और वो एक्सचेंज हो गया गुड्स का। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन तो हुआ, लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राम ने उस फ्रिज को अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा था, ना कि बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस का मतलब ही है कि ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो वो ट्रांजेक्शन जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, हम उन्हें बिजनेस ट्रांजेक्शंस कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ टर्म की तरफ, जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? वो एक्टिविटी जो इकोनॉमिकली हमें पैसे ला कर दे, विच अर्न्स मनी। जो एक एक्टिविटी हमें पैसे देता है, उन एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल कि राम ने एक पेंसिल बेचा कस्टमर को, और वही पेंसिल अपने उस बेटे को दिया। तो यहाँ पे कस्टमर ने उसे पैसा दिया और उसने पेंसिल दिया, तो यहाँ पे लेन देन हो गया। लेकिन वहीं पे जब अपने बेटे को उसने दिया, तो वो पर्सनल यूज के लिए हो गया, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुआ। उसने अपने बेटे को पेंसिल दिया तो ये सेटिस्फेक्शन के लिए दिया, और जब उसने कस्टमर को दिया तब उसने सेटिस्फेक्शन और अर्निंग मनी के लिए दिया, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो नहीं तो आपका भाई बता देगा ना बाद में यार, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना जो दिक्कत है। अब चलते हैं हम अपने सिक्स टर्म की तरफ। क्या है वो? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, हाँ, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज। तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन वो होते हैं जो कि पार्टीज में, दो पार्टीज में इन्वॉल्व होते हैं। कि जैसे कि अभी हमने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब मैं कुछ, मान लीजिए एक बल्क ऑफ गुड्स खरीदता हूँ अपने क्रेडिटर से, तो वो हो गया एक्सटर्नल एक्टिविटी। और वहीं इंटरनल एक्टिविटी जो होते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन, वो विद इन द बिजनेस होते हैं। कि जैसे कि मेरा एक एम्प्लॉय है, मुझे उसे मंथली पेमेंट करना है, तो मैं उसे मंथली पेमेंट कर देता हूँ, तो वो विद इन द बिजनेस हो गया। उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम इंटरनल ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने एथ टर्म की तरफ।
तो अब हम चलते हैं अपने 8th टर्म की तरफ जो है डेटर। तो डेटर का मतलब, तो इस डेटर वर्ड में ही कुछ छिपा हुआ है, खोजिए। देखिए ये डेब्ट, डेब्ट मतलब कर्ज और डेब्टर मतलब कर्जदार। तो इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये निखिल है, ठीक है। अब निखिल ने परचेस किया गुड्स, क्या क्या गुड्स परचेस किया, किससे? पंकज से। तो पंकज जो है उसको उधारी में माल देता है, तो वो उस निखिल के लिए पंकज क्रेडिटर हो गया। और वहीं जब निखिल बाकी में सामान बेचता है, किसको? सोनू को। सोनू को जब बाकी में सामान बेचता है मतलब सेल्स क्रेडिट में करता है, किसको? सोनू को। तब सोनू उसका डेटर बन जाता है। क्या बन जाता है? सोनू उसका डेटर बन जाता है। बस वही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है साफ साफ अक्षरों में कि क्रेडिटर मतलब द पर्सन हु गिव्स क्रेडिट गुड्स। तो जो पर्सन हमें उधारी में माल देता है हम उसे क्रेडिटर कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने 10th टर्म की तरफ जो है अकाउंट्स रिसीवेबल्स, और 11th टर्म अकाउंट्स पेबल। ये सारे जो टर्म्स है ना इंटर रिलेटेड हैं, तो इसलिए मैं इनको दो दो करके समझा रहा हूँ। तो अब हम इससे भी एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि ये अकाउंट्स रिसीवेबल्स एंड अकाउंट्स पेबल क्या है। तो यहाँ पे जैसे हमने एक पढ़ा था कि निखिल ने सेल्स क्रेडिट किया था, किसको? सोनू को। और कुछ खरीदा भी था बाकी में, किससे? पंकज से। तो जब वो अपने खाते में लिखेगा कि मुझे सोनू से कितने लेने हैं, तो सोनू से बहुत सारे हैं, सिर्फ सोनू ही नहीं है जो उससे क्रेडिट में सामान खरीदता है, तो उसके बहुत सारे क्रेडिटर्स डेब्टर्स होते हैं। तो इसीलिए वो अमाउंट विच इज रिसीवेबल के खाते में लिख देता है कि सोनू से मुझे 50,000 रुपीज लेने हैं। और जैसे कि निखिल पंकज से कुछ खरीदता है, बाकी में खरीदता है, तो सिर्फ पंकज ही तो नहीं है जिससे वो बाकी में खरीदता है। पंकज हो गया, रघु हो गया, सोनू और बहुत सारे क्रेडिटर्स हो गए जो उसे उधारी में माल देते हैं। तो उसको तो अलग अलग सेपरेट बुक्स में नहीं रख सकता ना, तो इसलिए उसने एक अकाउंट्स पेबल का एक अकाउंट बनाया और उसमें लिख दिया कि सोनू ने इतना पैसा खरीदा है, इसको उतना देना है, सॉरी उसको उतना पैसा देना है और उसको उतना पैसा लेना है। तो तो अपने 12th टर्म की तरफ चलते हैं हम, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? डेबिट मतलब सीधा कुछ आना और क्रेडिट मतलब कुछ जाना। तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट्स के, आगे वाले हम नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। और अगर इसको जनरल मीनिंग बता दूं तो विच कम्स इन मतलब डेबिट, और क्रेडिट मतलब विच गोस आउट। बस इतना समझ लीजिए। और जैसे मैं तब से बोल रहा हूँ गुड्स गुड्स गुड्स, ये गुड्स है क्या? गुड्स मतलब अच्छा नहीं, गुड्स मतलब वो सामान जिसमें हम बिजनेस करते हैं, खरीदारी करते हैं और सेल करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो हमारे लिए गुड्स हो गया। कि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, यहाँ पे है शाम। अब शाम ने एक मोटरसाइकिल खरीदा। क्या खरीदा? एक मोटरसाइकिल खरीदा और उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी और इसलिए उसने उस मोटरसाइकिल को बेच दिया। कितने रुपयों में? 70,000 में। उसने 50,000 में खरीदा था और 70,000 में बेच दिया। तो ये रेगुलर तो किया नहीं क्योंकि उसका धंधा तो कपड़े का है। तो इसलिए यहाँ पे वो जो बाइक है उसके लिए वो बाइक मतलब पर्सनल यूज के लिए चला गया, ना कि गुड्स में, क्योंकि वो तो डीलिंग करता है कपड़ों में, इसलिए उसके ये गुड्स नहीं होंगे। तो इसके लिए गुड्स क्या होंगे? कपड़े, क्योंकि वो कपड़े में रेगुलर बेसिस पर वर्क करता है। परचेस एंड सेल्स, तो ये परचेस एंड सेल्स है क्या? तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ खरीदना, परचेस मतलब खरीदारी और सेल्स का मतलब बिक्री। तो द थिंग्स ब्रॉड फ्रॉम बायर, कि जिससे मैंने कुछ खरीदा, और सेल्स मतलब जिससे मैंने कुछ बेचा। जैसे हमने अपने एग्जांपल लिया था कि निखिल और सोनू और पंकज थे। तो यहाँ पे निखिल ने किससे परचेसिंग की मतलब परचेस किया, मतलब सामान खरीदा पंकज से, और किसको सामान बेचा? सोनू को। तो यहाँ पे हो गया सेल्स, सिंपल। ये जो निखिल है, सोनू है और पंकज है, जरूरी तो है नहीं ना कि जोन सा वो सामान खरीदेंगे हमेशा 100% उसका रखेंगे। कभी कभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कभी नुकसान में चली जाती हैं। तो मान लीजिए इसको एग्जाम्पल कि निखिल ने पंकज से 50,000 रुपीज का
गुड्स खरीदा, तो जब ट्रांसपोर्टिंग के टाइम गुड्स 10% खराब हो गए, तो 10,000 का सामान खराब हो गया, तो निखिल ने क्या किया, उसे रिटर्न कर दिया। तो उसने पंकज से क्या किया था, परचेस किया था, और निखिल ने क्या कर दिया, रिटर्न। तो सीधा सा हो तो जाता है इसका टर्म परचेस रिटर्न, की जो सामान हम खरीदे हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है परचेस रिटर्न। और वैसे ही जब निखिल कुछ सोनू को भेजता है, मान लीजिए निखिल संबलपुर में रहता है और सोनू देवगढ़ में रहता है, तो जब निखिल ने उसको सामान भेजा 90,000 रुपीज का, तो निखिल ट्रांसपोर्टेशन के टाइम उसका कुछ बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो गया, 20% मतलब आसपास 25,000, ठीक है। तो 25,000 जो सोनू क्या किया कि वो तो रखेगा नहीं, कोई तो नुकसान करने आया नहीं है मार्केट में, इसलिए सोनू ने निखिल को वो रिटर्न कर दिया। तो निखिल ने सोनू को क्या किया था, सेल्स किया था, और सोनू ने क्या कर दिया, निखिल को सामान जो खराब था रिटर्न कर दिया। तो सिंपल सा हो जाता है ये सेल्स रिटर्न। तो जो सामान हमने बेचा है और वो रिटर्न आ जाता है, हम उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। 18th टर्म है क्या, स्टॉक। स्टॉक मतलब रुक जाना नहीं, स्टॉक का मतलब हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग में गुड्स होता है, गुड्स जो कि नहीं बिकते हैं। तो हमेशा जरूरी तो नहीं ना है कि मैंने 90,000 रुपीज का अगर कुछ सामान लाया है तो 90,000 बिक जाएगा, तो उसमें से कम 30% तो बच ही जाएगा ना। तो जो गुड्स मेरे खरीदता हूँ वो बच जाते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम उन्हें स्टॉक नाम दे देते हैं। सिंपल सा मीनिंग है भाई, सब समझ आ रहा है तो बिड़ू रिप्लाई तो करो यार। अब हम चलते हैं अपने 19th टर्म की तरफ, इक्विटी। तो ये इक्विटी ये थोड़ा नया टर्म है। तो इक्विटी क्या है, तो जरूर अब जो अकाउंट्स पेबल है हम उसमें तो हर किसी का तो नाम लिखेंगे नहीं, और अकाउंट्स पेबल हमको कोई पूछेगा तो हम उसको तो ये नहीं बोलेंगे ना अमाउंट विच इज पेबल और अमाउंट विच इज रिसीवेबल। हमको अगर पूछेगा कोई अकाउंट्स पेबल तो सीधे सीधे हम बोलेंगे इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब वो तुरंत समझ जाएगा कि अमाउंट्स पेबल और रिसीवेबल्स। अब हम चलते हैं अपने 20th टर्म की तरफ, एक्सपेंस। खर्च, खर्च तो हर जगह होते हैं। तो अगर जैसे कि हमने आगे पढ़ा था ड्राइंग्स, कि ड्राइंग्स और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है, ड्राइंग्स और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है, अब हम देख लेते हैं। चलिए, तो एक्सपेंस जो कि हम अपने बिजनेस में ही खर्च होता है उसे हम एक्सपेंस के नाम से जानते हैं, और जो एक्सपेंसेस हमें अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च करनी पड़ती हैं हम उन्हें ड्राइंग्स कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लॉस, लॉस का तो आप जानते ही हैं, घाटा। तो घाटा तो कोई जानबूझ के करता नहीं है अपना, वो अनवांटेड होता है, वो अनसर्टेन होता है, कभी भी अपने आप प्रस्तुत हो जाता है, उसका तो कुछ है नहीं। और दूसरा 22वां टर्म प्रॉफिट। प्रॉफिट इसके को रिलेटेड है, कि को रिलेटेड नहीं, सॉरी, प्रॉफिट अर्न मतलब एक्स्ट्रा, अर्न एक्स्ट्रा मुनाफा हम उसे बोलते हैं। अब चलते हैं हम अपने 23rd टर्म की तरफ, रेवेन्यू। ये रेवेन्यू है क्या, तो जो पैसा हम अपने पूरे अकाउंटिंग पीरियड में कमाते हैं हम उसे अपने रेवेन्यू कहते हैं। अब ये इनकम जो है, इनकम हुआ 24th टर्म, पूरा इसका इंटर रिलेटेड है। इनकम क्या, कि जो पैसा सारे खर्चों के बाद बच जाता है, सबको देने के बाद, डेब्टर क्रेडिटर इंश्योरेंस कंपनी सबको देने के बाद बच जाता है, उन्हें हम इनकम कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे जो है सरिता, सरिता ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसका रेवेन्यू कुल महीने का 90,000 रुपीज है। कितना, 90,000 रुपीज है। तो उसका इनकम कितना होगा, उसका इनकम जब वो अपने डेब्टर्स, सॉरी, डेब्टर से पैसा ले लेगी और क्रेडिटर से पैसा दे देगी, सभी को, इंश्योरेंस वाले को पैसा दे देगी, बैंक में जो जिससे लोन लिए उसको पैसा दे देगी, तो एट लास्ट उसको जो पैसा बचा, मतलब मान लीजिए बैंक को 10,000 देना था उसने दे दिया, क्रेडिटर को उसको 30,000 देना था उसको वो 30,000 दे दिया, फिर से इंश्योरेंस वालों को उसको 15,000 देना था तो 15,000 दे दिया। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 30 + 10 40 एंड ये 55। तो 90 में से
35 अगर हम माइनस भी कर देंगे तो बचेगा हमारा कितना 35,000। तो जो सरिता का इनकम हुआ वो हुआ कितना 35,000। कंसेप्ट एकदम क्लियर करना है अपन को, एकदम डाउट नहीं रखना है, समझेगी नहीं। अब चलते हैं अपने 25th टर्म की तरफ। क्या है वो गेन। ये गेन क्या है, इट इज अ इरेगुलर प्रॉफिट। मान लीजिए कि मेरा हर वक्त का प्रॉफिट मैंने जोड़ रखा है एक गुड पे 50 रुपीज, लेकिन जब मैं कभी परचेस और सेल करता हूँ तब कभी कभी मैं 20 रुपीज भी और एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, तो कभी 100 रुपीज, तो कभी 20% लॉस भी हो जाता है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे गेन के नाम से जानते हैं। अब चलिए हमको 26%। अरे ये डिस्काउंट, डिस्काउंट तो हम जानते ही हैं कि हम तो कहीं भी जाते हैं तो डिस्काउंट मांगते हैं भैया। देख ले भैया, देख 200 रुपए का तेरे से सामान ले रहा हूँ, तू 10% को डिस्काउंट नहीं दिया, मैं सामान ही लेना। ये तो अपन का रूल है कि अगर डिस्काउंट नहीं तो खरीदारी नहीं। तो डिस्काउंट मतलब क्या, पैसा घटाना, रिडक्शन इन प्राइस, सिंपल सा मीनिंग है। अब चलते हैं हमने 27 टर्म की तरफ। क्या है वो ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कि जोन सा बुक्स फॉर अकाउंट्स चेंज एवरी ईयर। एक बुक पर्टिकुलर होता है, एक बुक में कम से कम लिमिटेड पेजेस होते हैं, तो लिखते लिखते तो भर ही जाएंगे, तो इसीलिए हम उनको ईयर बाय ईयर चेंज करते हैं। उन्हीं को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। और इस ऑपरेटिंग साइकिल में अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बिजनेस बैलेंसिंग शीट्स सब चेक कर लेते हैं। और इसी को जो हम ये सब करते हैं एक साल के भीतर भीतर हम इसको नाम दे देते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब हम इस तीनों टर्म को एक साथ समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। कि यहाँ पे सरिता, जो सरिता है उसने वो मॉल गई, कहाँ गई, मॉल गई कुछ खरीदने। उसने मॉल से कुछ कपड़े लाए नकद पैसे से खरीद के, तो उसको क्या मिलेगा कि मैंने पैसा दिया है, उसको एक कैश मेमो मिलेगा। किसके बदले, सामान के बदले, कि उसने पैसा दिया है, पैसे के बदले सामान लिया है, उधारी में नहीं लिया है। और यहीं पे जो इनवॉइस है, अगर वो मॉल से बोलते कि भैया मैं आपको कल को पैसा फ्यूचर में पैसा दे दूंगी, मतलब यहाँ पे उसने क्रेडिट में सामान खरीदा है, तो उसको जब वो क्रेडिट में सामान खरीदेगी तो कुछ तो सबूत होना चाहिए ना, कि क्रेडिट में सामान जब आप खरीदे हो तो आपके पास एविडेंस तो होना चाहिए ना। तो वही पर्चा वो कंपनी, सॉरी कंपनी नहीं, वो जो मॉल वाला है उससे एक इनवॉइस बना कर देता है कि आपने हमसे क्रेडिट में सामान खरीदा है या फिर बेचा है, मॉल वाले ने बेचा है। तो उसी पर्चे को हम यहाँ पे इनवॉइस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि यहाँ पे सरिता ने कुछ खरीदा, ठीक है, तो उसको कैश में मिल गया, भाई आपका इतना पेमेंट हुआ 500 रुपया, 500 रुपया आप दो। तो जब उसने 500 रुपया पे कर दिया, उसने 500 रुपया पे कर दिया, तब उसको एक रिसीप्ट मिल गया कि हाँ भैया आप जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, आपने पेमेंट कर दिया है। तो वो एक एविडेंस है, समझ आ गया। अब सिंपल सा हम इसको पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज कैश मेमो। कैश मेमो एक एविडेंस है जो कि कैश परचेस और सेल्स में लगते हैं, और इनवॉइस वो डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस जो कि हम क्रेडिट में परचेस या सेल करते हैं उसके लिए होते हैं। रिसिप्ट जो पैसा देने के बाद हमको मिलता है रिसिप्ट, उसे हम रिसिप्ट कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने 32 थम की तरफ। थम, और सॉरी 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 वाउचर, वाउचर चलते हैं 32nd टर्म की तरफ। वो क्या है, वाउचर। वाउचर, वाउचर वो डॉक्यूमेंट है जो कि एक ट्रांजेक्शन का प्रूफ होता है। अब इस पे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि सरिता ने क्रेडिट में, हमने जैसे एक एग्जांपल में पढ़ा था कि सरिता ने क्रेडिट में सामान खरीदा उस मॉल वाले से, क्रेडिट में सामान खरीदा, तो उसका जो एक प्रूफ मिला कि मैंने इनवॉइस, उसके पास इनवॉइस आ गया, तो उसके पास एक इनवॉइस का जब एक प्रूफ आ गया कि हाँ मैंने क्रेडिट में सामान आपसे लिया था, तब उसी चीज को हम इनवॉइस कहते हैं। लेकिन वो इनवॉइस वाउचर के कैटेगरी में आ जाता है। बस बरोबर ने, समझाने का जरूरत नहीं है, मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी समझते हैं। अब ये क्या दिख रहा है धुंधला धुंधला, 30 से थर्ड टर्म,
ओ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट जहाँ पे हम सारे अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जनरल पेपर, लेजर, अकाउंट सारे मेंटेन करता है, उसी को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। और अब हम चलते हैं अपने 34th टर्म की तरफ। वो क्या है? बैड डेप्थ। और डेप्थ का मतलब तो मैंने समझाया था, जो होता है कर्ज। तो कर्ज, कौन से कर्ज? जो कर्ज हमें नहीं मिल पाते उन्हें हम बैड डेप्थ कहते हैं। कि इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। अब रघु है और एक राजन है, दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब रघु ने पंकज से सामान लाया था क्रेडिट में, और उसने बोला कि मैं भैया आपको 40 दिन बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो वो हो गया उस पंकज का, वो क्या हो गया? डेप्थ हो गया, माने कर्ज हो गया। लेकिन राजन ने सामान उससे परचेस किया, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं किया, और एक टाइम आने के बाद उसने कहा कि भाई मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो जब पंकज पेमेंट नहीं हो पाया राजन से, तो वो उसके लिए क्या हो गया? बैड डेब्ट्स। लेकिन जब राजू से हुआ पेमेंट, तो वो तो डेब्ट्स कहलाया, क्योंकि वो 40 दिन बाद पे कर दिया उसको, लेकिन राजन ने उसको पे नहीं किया। इसलिए